आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 12 की केमिस्ट्री में जो हम लोगों का ये पी ब्लॉक चल रहा था, तो पी ब्लॉक में हम लोग नाइट्रोजन फैमिली का अध्ययन कर चुके हैं। नाइट्रोजन फैमिली, इसमें हम लोग काफी कुछ चीजों का अध्ययन कर चुके हैं, लगभग खत्म हो गया है। तो आज हम लोगों की जो चर्चा होगी वो ऑक्सीजन फैमिली पर होगी, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों पर होगी। तो आइए चर्चा करते हैं ऑक्सीजन फैमिली पर। पी ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली पर चर्चा हम लोग करते हैं। ऑक्सीजन फैमिली, तो ये जो हमारा ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन परिवार के तत्व, इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम इतने तत्व हैं। ओस से टीपो यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, सल्फर का 16 है, इसका 34 है। 34 में 18 जोड़ दिया जाए तो ये हमारा जो है 52 हो जाएगा, और 52 में 32 जोड़ दिया जाए तो ये 84 हो जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक करेंगे तो ये हमारा 2 और 6 हो गया, ये हमारा 2 8 6 हो गया, ये हमारा 2 8 18 6 हो गया, 18 8 26, 26 2 28, 28 34 हो गया। ये हमारा 2 8 18 और ये फिर 18 और ये 6 हो गया, 18 36 46, 46 से 52 हो गया। ये 2 8 18 32 और 60 हो गया, 18 6 हो गया। ये तो हम ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर सबके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। और हम जानते हैं कि बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर समान हो जाए किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर, तो उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म मिलने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, तो इसको जो है ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं। उपरोक्त सभी तत्वों का या ऑक्सीजन फैमिली के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर सबके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और हम जानते हैं कि बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने से उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इसलिए सभी तत्वों को 6A वर्ग में रखना, पी ब्लॉक के 6A ग्रुप में रखना, 6A ग्रुप में रखना न्याय संगत है, उचित है। इसके साथ साथ हम इसके और गुणों की चर्चा करते हैं। तो और गुणों में जो है, जैसे ये इसका ऑक्सीकरण संख्या देखा जाए तो इसका नंबर ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2 होता है, कहीं कहीं -1 भी होता है, कहीं +1 भी होता है। इस तरीके से जो है ये ऑक्सीकरण संख्या की स्टेटस है। और तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या -2 से लेकर के +6 तक होता है। और नंबर 2 है संयोजकता है। तो इसमें ऑक्सीजन की संयोजकता अगर देखी जाए तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, लेकिन और तत्वों की संयोजकता 6 तक होती है। ये हो गई संयोजकता के बारे में। फिर अगर हम विद्युत ऋणात्मकता की बात करें, तो पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन के बाद अगर किसी तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है तो ऑक्सीजन की होती है, क्योंकि ये फोन जो है ये सिस्टम है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, ऐसे होता है। तो हम कह सकते हैं कि पूरे आवर्त सारणी में दूसरे स्थान पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो और इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीजन से लेकर के पोलोनियम तक आने पर ऑक्सीजन, सल्फर, ये ऑक्सीजन, सल्फर और सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम ये हमारा है। तो इसमें जो है ऑक्सीजन से लेकर के पोलोनियम तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो हमारी है वो घटती जाती है। फिर चौथे नंबर पर आयनन विभव आता है। अब आयनन विभव भी वही चीज है, ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव घटता जाता है। जैसे इसमें घटता है वैसे इसमें घटता है, इसमें भी घटता जाता है। फिर नंबर 5वां स्थान पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है। ये भी वही कंडीशन है। इसमें भी ऊपर से नीचे आने पर जो है ये विद्युत ऋणात्मक, ये इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, या आप इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो भी कहिए, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इसका नया नाम हो गया है। पहले इलेक्ट्रॉन बंधुता इसका नाम था। तो ये ऊपर से नीचे आने पे भी घटता जाता है। फिर जो है इस तरीके से ये सारी चीजें, परमाणु आकार जो हमारा है
परमाणु आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता जाता है, परमाणु आकार बढ़ता है। जब परमाणु आकार बढ़ेगा तो इसकी परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। ये भी परमाणु त्रिज्या की बात अगर है तो ये भी ऊपर से नीचे आने परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो ये सब इसके प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं। लेकिन इन सब गुणों के समान होने के बाद भी ये तो हमारा एक सिद्धांत है कि किसी भी दो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, अगर उसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो रहे तो उसके गुण समान होते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो इन सबके बाहरी कोश में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया तो सबके बाहरी कोश में जो है 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो स्वाभाविक इनके गुण समान होने चाहिए, होता भी है, ये दिखाया भी गया यहाँ। लेकिन कुछ गुणों में ऑक्सीजन अपने ही परिवार के तत्वों से भिन्नता प्रदर्शित करता है, तो उसको हम एनोमेलस बिहेवियर कहते हैं, आप सामान्य गुण कहते हैं। तो हम लोग अध्ययन करेंगे ऑक्सीजन का एनोमेलस बिहेवियर। अब ये चीज, इसको अध्ययन करने के पहले इसको भी जान लें। इसमें जो प्रथम 4 तत्व हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टेलुरियम है, ये प्रथम 4 तत्व जो होते हैं ये अयस्क बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको कैल्कोजेंस कहा जाता है। अयस्क निर्माण करने वाले तत्व कहा जाता है, कैल्कोजेंस के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये हमारा है कैल्कोजेंस के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये अयस्क निर्माण करने वाले तत्व के नाम से इन्हें जाना जाता है। और तो वैसे पी ब्लॉक के सारे एलिमेंटों को प्रतिनिधि एलिमेंट कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं, ऑक्सीजन का एनोमेलस बिहेवियर। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन के एनोमेलस बिहेवियर पर चर्चा करने जा रहा है। अभी मैंने कहा एनोमेलस बिहेवियर क्या होता है। ऑक्सीजन अपने ही फैमिली के तत्वों से कुछ गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, उसी को हम लोग एनोमेलस बिहेवियर कहते हैं। तो यहां ये देखते हैं किन किन गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो नंबर 1 है ऑक्सीजन, जो हमारा है ये गैस है, ऑक्सीजन गैस है। बाकी इस फैमिली के जो अन्य सदस्य हैं, ऑक्सीजन गैस है, और इस फैमिली के अन्य सदस्य जो है वो ठोस है, अन्य सदस्य ठोस है। ये हो गया। फिर ऑक्सीजन जो हमारा वो डाई एटॉमिक है, किसका सूत्र O2 होता है, और सबका सूत्र जो है पॉली एटॉमिक है, मतलब S8 हो गया, SE8 हो गया, ये सब सूत्र हो जाता है इनका। सल्फर S8 हो जाता है, ऐसे S बना देते हैं, S8 हो गया, SE8 हो गया। ये तीसरा गुण हो गया। फिर ऑक्सीजन जो हमारा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हम जानते हैं ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, और एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो ये हो गया। फिर अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की बात की जाए, चुंबकीय प्रकृति की बात की जाए, तो चुंबकीय प्रकृति में समझ लीजिए कि ऑक्सीजन जो है अनचुंबकीय प्रकृति का होता है, ऑक्सीजन जो है अनचुंबकीय प्रकृति का होता है, जबकि समूह के अन्य सदस्य जो होते हैं वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। अनचुंबकीय का मतलब जैसे अनचुंबकीय प्रकृति का होता है, अनचुंबकीय प्रकृति का होता है। अनचुंबकीय की जो अंग्रेजी वो पैरामैग्नेटिक है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट डायामैग्नेटिक होते हैं, और तत्व जो है। फिर 5वां देखा जाए जो है, तो 5वें स्थान पर जो है ऑक्सीकरण संख्या की बात आती है। इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, और सभी तत्वों की +6 तक होती है ऑक्सीकरण संख्या। फिर और देखिए, ऑक्सीजन में जो है डी उपकोष ना होने के नाते जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाता है, और एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्राइड देखा जाए तो ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है H2O है, जो है ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है H2O है, अनेक गुणों में और तत्वों के हाइड्राइड से डिफरेंट होता है। जैसे H2O जो है हमारा ये द्रव है, H2S गैस है, इस तरीके से यही डिफरेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड होने नाते। तो ये सारे के सारे जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं ये एनोमेलस बिहेवियर के दायरे में आते हैं। तो ये है एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। अब प्रश्न ये उठा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके नाते ऑक्सीजन अपने ही परिवार के तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, इसके पीछे रहस्य क्या है, क्या बात है, तो इसको हमें जान लेना चाहिए। इसमें 3 कारण है मुख्य रूप से। सबसे पहला कारण है कि जो ऑक्सीजन है इसका परमाणु आकार बहुत छोटा होता है। परमाणु आकार और तत्वों की अपेक्षा परमाणु आकार छोटा होता है। ये हो गया। तो परमाणु आकार छोटा होता है, पहला कंडीशन तो यही है। दूसरा, इसका विद्युत ऋणात्मकता जो है काफी उच्च होता है।
विद्युत ऋणात्मकता जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उच्च होती है, ये उच्च होती है और तत्वों के कंपेयर में। और तीसरा जो सबसे खास बात है वो जो है हो जाएगा संयोजी कक्ष में रिक्त डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होते हैं। ये बाहरी कोश में संयोजी कोश में जो है डी उपकोष जो है या डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होते हैं। ये तीन बातें हो गई, ये तीन बात हो गई। तो ये विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि इन्हीं तीनों रीजन के नाते, इन्हीं तीनों के कारण, इन्हीं तीनों बातों के नाते ये ऑक्सीजन एनोमेलस बिहेवियर दर्शाता है। अब सामान्य गुण दर्शाता है, अपने ही परिवार के तत्वों से कुछ गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। ये इसकी बात रही। अब हम लोग यहां अध्ययन करेंगे ऑक्सीजन से संबंधित जो कंपाउंड हमें अध्ययन करना है, हम लोग उस पर अध्ययन करेंगे। तो आइए, ऑक्सीजन से संबंधित सबसे पहले जो कंपाउंड है वो ओजोन है। तो हम लोग अब चर्चा करेंगे ओजोन के बारे में। तो हम लोग यहाँ ओजोन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए ओजोन के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। ओजोन हो गया। ओजोन हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व सभी विद्यार्थी जानते हैं। ओजोन जो है वायुमंडल, यहाँ जो है वायुमंडल लगभग पृथ्वी समुद्र तल से 20 से 25 किलोमीटर के बाद जो है, और 20 से 25 किलोमीटर मोटा ओजोन लेयर पाया जाता है वायुमंडल में। अगर ओजोन लेयर ना होती तो प्रकाश की जो पराबैंगनी किरणें वो सीधे पृथ्वी पर आती और हमें उसमें जनजीवन संभव ना होता। तो इसके बारे में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं ओजोन के अणुसूत्र के बारे में। तो ओजोन का अणुसूत्र O3 है और इसके जो खोजकर्ता हैं वो खोजकर्ता इसके सानबीन है ओजोन के खोजकर्ता। यहाँ ओजोन हम लोग बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए एक विशेष विधि है, औद्योगिक विधि कह सकते हैं, जिसका नाम है सीमेन एवं हाल्स के ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का निर्माण। सीमेन हाल्स के ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का निर्माण ये हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें कैसे क्या करेंगे, तो इसका सबसे पहले फिगर हम लोग समझ लेते हैं। फिगर अगर समझ लेंगे तो आशा करता हूं समझ में आ जाएगा। तो इसमें लोहे का एक बड़ा सा बॉक्स होता है इस प्रकार से ऐसे, और इसमें 1 2 3 4 ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये 4 होल इसमें होते हैं इस प्रकार से ऐसे, इसमें 4 होल बनाए गए हैं। ये लोहे का एक बॉक्स होता है इस प्रकार से ऐसे, ये जो है ये हमारा लोहे का एक बॉक्स है। और ये जो बॉक्स है हमारा ये भू संपर्कित होता है, यानी पृथ्वी से अटैच होता है, पृथ्वी पर जो है पृथ्वी पर रखा जाता है। ये हमारा लोहे का जो बॉक्स होता है। तो और इसमें एल्युमिनियम की 2 छड़ें होती हैं इस प्रकार से ऐसे 2 छड़ें होती हैं एल्युमिनियम की। ये कांच का प्लेट है, इसी कांच की प्लेट पर एल्युमिनियम की छड़ इस प्रकार से ऐसे टिकी होती है। और ये जो है इलेक्ट्रोड का काम करती है, ये एनोड इसको 8000 से लेकर के 10,000 वोल्ट पर रखा जाता है। इसको 10,000 8000 से लेकर के और 10,000 वोल्ट पर इसको रखा जाता है। और एल्युमिनियम की छड़ के दोनों तरफ या इस प्रकार से कांच की प्लेटें ऐसे लगा दी जाती हैं, इस तरीके से कांच की प्लेटें ऐसे लगा दी जाती हैं। अब यहाँ ये सिस्टम है, इस रास्ते से जो पहला छिद्र है इस रास्ते से इसमें वायु प्रवेश करता है और यहाँ इसमें ठंडा जल प्रवेश करता है। ठंडा जल, जब यही जल गर्म हो जाता तो इस रास्ते से बाहर निकल जाता है, गर्म जल निकल जाता है। और यहाँ ओजोनीकृत ऑक्सीजन है, ओजोनीकृत ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है। तो अब आइए इसके विधि पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहले रिएक्शन लिख लिया जाए। इसमें 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होता है, इसका हम लोग नीरोवैद्युत विसर्जन करते हैं। तो ये हमारा बन जाता है 2 मॉलिक्यूल O3 -69 किलो कैलोरी, ये उष्मा निकलती है हमारी, 69 किलो कैलोरी उष्मा निकलती है। तो हम लोग जो है इसके विधि पर चर्चा करेंगे, इसकी विधि क्या है, इसकी विधि पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके विधि पर चर्चा करते हैं। इसमें
सीमेन और हाल्स के ओजोनाइजर द्वारा ओजोन के निर्माण में एक लोहे का बॉक्स होता है, लोहे का बना हुआ एक बॉक्स होता है जो भू संपर्कित होता है। इसमें जो है ये एल्युमिनियम की दो छड़ें लगी होती हैं। ये एल्युमिनियम की दोनों छड़ें जो होती है इलेक्ट्रोड का काम करती हैं और इसके दोनों किनारे जो है कांच की छड़ें लगी होती हैं और ये एल्युमिनियम की छड़ कांच की प्लेट पर टिका होता है और इसको इस इलेक्ट्रोड की सहायता से 8000 से 10,000 वोल्ट पर रखा जाता है। जब इसमें वायु जो है हम प्रवेश कराते हैं तो यही वायु जो है वायु प्रवेश कराने पर 8000 से 10,000 वोल्ट रखते हैं तो ये वायु कांच की छड़ जो होती है, कांच की नलिका जो होती है और जो ये एल्युमिनियम की छड़ है, इसके बीच के स्थान में जो गैप है, इसी गैप में से जैसे जैसे ऊपर होके जाती है इसका नीरो वैद्युत विसर्जन होता है और यह स्वतः ओजोन में परिवर्तित होती जाती है। परिवर्तित हुई ओजोन को, ओजोनीकृत ऑक्सीजन को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसमें 5 से 10% ओजोन होता है जो ओजोनीकृत ऑक्सीजन होता है और इस उपकरण को ठंडा रखने के लिए इसमें हम लोग ठंडा जल प्रवेश करते हैं, ठंडा जल प्रवेश कराते हैं तो ये उपकरण ठंडा रहता है और जब यही जल गर्म हो जाता है तब इसको दूसरे नलिका से बाहर निकाल लेते हैं। तो आशा करता हूं कि ये जो है हमारे बच्चों को समझ में आया होगा। अब ये अगर समझ में आ गया तो इसके बाद हम इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग की चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं इसके भौतिक गुणों की। तो आइए हम लोग इसके भौतिक गुणों की चर्चा करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। इसके भौतिक गुणों की हम लोग चर्चा करेंगे, ओजोन के भौतिक गुणों की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम लोग इसकी चर्चा करने जा रहे हैं, इसके भौतिक गुणों की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है ये हमारा यह जो ओजोन है यह हल्के नीले रंग की और सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस है। यह वायु से 1.6 गुना भारी होता है। पानी में अल्प विलीय है परंतु तारपीन के तेल में अत्यधिक विलीय है। द्रव ओजोन जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये सब इसके महत्वपूर्ण केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब हम इसके जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, अब हम इसके जो है केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसके केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं, इसमें जो है नंबरिंग करके। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका अपघटन सबसे पहले करते हैं। अगर इसको 250 से लेकर के 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ उत्प्रेरक, जैसे ये हमारा है, अगर इसको 250 से लेकर के 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर और कुछ उत्प्रेरक जैसे ये मैग्नीज डाइऑक्साइड, सिल्वर, प्लेटिनम आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको गर्म कर दिया जाए तो ये ऑक्सीजन में इस प्रकार से टूट जाता है। 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है, 69 किलो कैलोरी उष्मा भी निकलती है। यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है या सिल्वर होता है या प्लेटिनम होता है, कुछ भी कोई भी उत्प्रेरक ले लिया जाए, ये जो लिखे गए हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया जाए या सिल्वर लिया जाए या प्लेटिनम लिया जाए तो इसका अपघटन हो जाता है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है ऑक्सीकारक गुण। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है वो है आपका ऑक्सीकारक गुण। ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है ओजोन का, ऑक्सीकारक गुण। इसकी चर्चा हम करते हैं, ऑक्सीकारक गुण की करता है। देखिए ऑक्सीकारक गुण यह आसानी से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। कैसे? देखिए जैसे O3 है तो जब ये टूटेगा O2+O तो ये जो नवजात ऑक्सीजन हमारा है, नवजात ऑक्सीजन, इसी कारण से ये ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो आइए चर्चा करते हैं। यह जो है लेड नंबर, इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ इसके प्रमुख ऑक्सीकरण अपक्रियाएं लेते हैं। यह लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। यहाँ नंबर 1 चलते हैं, ये लेड सल्फाइड है। 4 मॉलिक्यूल ओजोन के साथ इसको गर्म कर दिया जाए, लेड सल्फाइड काले को, तो ये लेड सल्फेट में जो है PbSO4+4O2 हो गया। 4 दूना 8, 4 12 और 4 3 12 हो गया। लेड सल्फाइड काला होता है और ये लेड सल्फेट सफेद होता है। ये हो गया इसके पहले एग्जाम्पल में। अब इसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दूसरा एग्जाम्पल है पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये हमारा है पोटेशियम आयोडाइड, ये हमारा है पोटेशियम आयोडाइड। अगर इसका हम लोग ओजोन से अपक्रिया करा दें पोटेशियम आयोडाइड का, इसके जलीय विलयन साथ में H2O भी रहेगा, तो ये जो है आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। ये 2 मॉलिक्यूल KOH हो गया प्लस I2 हो गया
और साथ में जो है ऑक्सीजन भी निकल रहा है इस तरीके से, ये हो गया। तो आयोडीन में इसे ऑक्सीकृत कर देता है। और भी इसके रासायनिक गुण बहुत सारे हैं, जैसे यह नम आयोडीन को आयोडिक अम्ल में भी ऑक्सीकृत कर देता है। यह I2 है, नम आयोडीन का मतलब I2H2O हो गया, H2O हो गया प्लस 5 मॉलिक्यूल O3 हो गया। तो नम आयोडीन को कैसे आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, इसी रिएक्शन के आधार पर 2 मॉलिक्यूल HiO3 आयोडिक अम्ल है, ये आयोडिक अम्ल में इसको ऑक्सीकृत कर दिया, इसके साथ ऑक्सीजन भी निकलता है 5 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, ये हमारा है। तो इसका नाम है आयोडिक अम्ल। आयोडिक अम्ल ये हमारे ऑक्सीकारक गुण के महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में से हैं। अब इसके अपचायक गुण की चर्चा करते हैं। इसका अपचायक गुण हम लोग चर्चा करते हैं। ओजोन जो होता है हमारा ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का काम करता है, ऑक्सीकारक अपचायक दोनों काम करता है। अब इसके हम लोग अपचायक गुण का अध्ययन करने जा रहे हैं, अपचायक गुण का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके अपचायक गुण का अध्ययन करेंगे। तो इसके अपचायक गुण में यह ओजोन जो है प्रबल ऑक्सीकारक है, परंतु कुछ अभिक्रियाओं में अपचायक की तरह भी कार्य करता है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और सिद्ध करते हैं कैसे अपचायक का काम कर रहा है। ये हमारा H2O2 है और इसका ओजोन से रिएक्शन हम करा दें तो H2O2 का अगर ओजोन से अपक्रिया करा दें तो H2O बनेगा और प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, ये हमारा हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल, 2 2 4 1 5 3 2 5 हो गया। ये ऑक्सीकारक काम किया। अच्छा, इसके पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि कैसे हम जानते हैं कहाँ अपचायक का काम कर रहा है, कहाँ ऑक्सीकारक काम कर रहा है। जैसे ये हमारा ओजोन है, अब अगर ओजोन की ऑक्सीकरण संख्या निकालें, ओजोन जो है तो ओजोन का ऑक्सीकरण संख्या 0 आ जाएगा, इसका ओजोन का 0 आ जाएगा। तो अभी हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये अपचायक गुण का ये सटीक एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद जो है और एग्जाम्पल, जैसे बेरियम परऑक्साइड को बेरियम ऑक्साइड में अपचयित कर देता है, ये हमारा बेरियम परऑक्साइड है। ओजोन से हमारा रिएक्शन होगा बेरियम परऑक्साइड का ओजोन से, तो ये बेरियम ऑक्साइड में से अपचयित कर देता है, BaO में अपचयित कर दिया प्लस O2 हो गया हमारा, ये 2O2 3 2 5 है 2O2 हो गया बेरियम ऑक्साइड में। फिर तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड को सोडियम परऑक्साइड को सोडियम ऑक्साइड में अपचयित कर देता है, ये हमारा है Na2O2, सोडियम परऑक्साइड है। ओजोन से जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम ऑक्साइड Na2 हो जाएगा प्लस 2O2 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, इसमें अपचयित कर देता है। तो ये हमारे सब अपचायक गुण हैं। अब हम इसके विरंजक गुण की चर्चा करेंगे, कैसे यह जो है विरंजक का काम करता है, कैसे यह एक बहुत बढ़िया विरंजक का काम करता है। इसके विरंजक गुणों की चर्चा करेंगे, विरंजक गुण की चर्चा हम लोग करेंगे इसके। तो विरंजक गुण में क्या है, जैसे ओजोन की विरंजक क्रिया इसके ऑक्सीकारक गुण के कारण होती है, क्योंकि ओजोन आसानी से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देती है, जो ऑक्सीकरण द्वारा रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देती है। यह नील व वनस्पत पदार्थों के रंग को उड़ा देती है। जैसे ये हमारा है ओजोन है तो O2 और प्लस नवजात ऑक्सीजन, ये हमारा नवजात ऑक्सीजन है। तो ये यही नवजात ऑक्सीजन विरंजन करता है। जैसे कोई रंगीन पदार्थ है तो ये नवजात ऑक्सीजन उसे अपक्रिया करके उसे रंगहीन में परिवर्तित कर देता है, ये इसके विरंजक गुण का है एग्जाम्पल है। तो अब इसके बाद जो है हम लोग और इसके महत्वपूर्ण रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे। ओजोनीकरण में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके ओजोनीकरण की चर्चा करेंगे। ओजोनीकरण की इसकी चर्चा करें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें कोई अल्कीन ले लेते हैं जैसे CH2 ये एथीन है। अब एथीन का हम ओजोन से अपक्रिया कराएंगे तो ऐसे हो जाएगा CH2 ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से बन गया। अब अगर हम इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो जिंक और H2O की उपस्थिति में इसे गर्म कर दें तो यहाँ एक फार्मूला लग जाएगा ओलो निकलो। ये ट्रिक है, इसको हम ट्रिक कह सकते हैं, ट्रिक है, ये ट्रिक है ही, ओलो निकलो ये हमारा। इसका क्या अभिप्राय है, ओ में ऑक्सीजन लीजिए निकल लीजिए, तो यहाँ जो गामा बना हुआ यही दिखा रहा है, ये CH2O के साथ तो CH2O हो गया, ये भी CH2O हो गया, 2 मॉलिक्यूल हो गया, और ये ऑक्सीजन इसके साथ चला गया H2O2 हमारा हो गया। ये ओजोनीकरण का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी ओजोनीकरण का, नंबर 1 नंबर 2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन 1 है।
इसका नाम है प्रोपीनोन। इसका अगर हम लोग ओजोनीकरण कराएंगे तो जहां डबल बॉन्ड है यहीं जुड़ेगा, CH3 CHO CH2 हो गया, फिर यहाँ ऑक्सीजन ऐसे जुड़ गया, यहाँ भी हम बना देते हैं। जिंक ऑब्लिक H2O की उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो CH3 CHO हमारा हो गया और ये हमारा CH2O हो गया प्लस H2O2 हो गया। इस तरीके से ये ओजोनीकरण की अब क्रिया संपन्न हुई। अब ओजोनीकरण जो है ये सबसे महत्वपूर्ण इसका माना जाता है अब क्रिया। ओजोनीकरण कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग इसके जो है उपयोग की चर्चा करेंगे। उपयोग का महत्वपूर्ण चीजें थी इसमें, खास करके अगर हम देखा जाए तो ओजोनीकरण में पार्टिसिपेट किया, विरंजक का काम किया और ऑक्सीकारक का। तो अगर हम एक लाइन में कहें कि भाई ओजोन में कि रासायनिक गुण में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसकी दो चीजें हैं, एक ऑक्सीकारक गुण है इसका और दूसरा अपचायक गुण है। सबसे खास बात यह है कि ऑक्सीकारक अपचायक दोनों काम करता है। फिर तीसरे में इसका विरंजक गुण आ जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, विरंजक गुण आ गया। और चौथे में जो है ये ओजोनीकरण आया। ओजोनीकरण जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनिक का बड़ा इंपॉर्टेंट ओजोनीकरण ये रिएक्शन है। तो ये सारे महत्वपूर्ण रिएक्शन हम लोगों ने इसके पढ़े। अब हम इसके उपयोग की चर्चा करते हैं, इसके यूज की चर्चा करते हैं। आइए इसके उपयोग की चर्चा करें। उपयोग, इसका उपयोग क्या है, तो इसके उपयोग में जो है ये ओजोन ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, अपचायक के रूप में काम करता है, या विरंजक के रूप में प्रयुक्त होता है, तेल, मोम, हाथी दांत, कपड़ा आदि का रंग उड़ाने में काम आता है, कृत्रिम रेशम और कपूर बनाने में काम आता है, औषधियों में तथा खाने की वस्तुओं को सड़ने से बचाने का काम आता है, जीवाणुनाशक होने के कारण शहरों में जल तथा वायु को शुद्ध करने में काम आता है, प्रयोगशाला में पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 जो है बनाने के, पोटेशियम फेरिसाइनाइड बनाने का काम आता है, कार्बनिक यौगिकों की संरचना ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। तो इसके बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हैं और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो जनजीवन के लिए है वो ओजोन हमारी प्राण रक्षा करता है या पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। हमने बताया कि जैसे ये हमारा समुद्र है तो समुद्र से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की बात जो है और उतना ही मोटा 20 से लेके 25 किलोमीटर मोटा ये ओजोन लेयर पाया जाता है और इसी ओजोन लेयर के नाते ही हम सुरक्षित हैं। नहीं इसमें इतनी गर्मी है कि अगर पृथ्वी पर पहुंच जाता तो हमें कैंसर जैसा रोग हो जाता, हमारे शरीर में फफोले पड़ जाते, यानी जनजीवन संभव नहीं होता। तो ये हमारे लिए वरदान है। वायुमंडल में 25 किलोमीटर मोटा लेयर है, लेकिन समस्या ये हो रही है कि हम अपने निजी लाभ के लिए प्रदूषण बढ़ा करके और ओजोन लेयर में छिद्र कर रहे हैं। आने वाले समय के लिए एक संकेत है, आने वाले भीषण समय के लिए एक संकेत है। तो हमें जो है एनवायरमेंट को और मजबूत करना चाहिए, वायुमंडल में या पृथ्वी पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और वायुमंडल को हमेशा शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। आशा हूं कि हमारे विद्यार्थियों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओजोन यहाँ पर खत्म हुआ। हम लोग इसी चैप्टर में अगले वीडियोस में H2SO4 का अध्ययन करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का अध्ययन करेंगे। तो अगर समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं इसको जो है। और फिर हम लोग अगले वीडियोस में H2SO4 टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।